मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। 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 मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। मेरी जिंदगी के मालिक, मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम न रूठ जाना। मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम न रूठ जाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। 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 तेरी याद ने बना दी, तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। मेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर
दर पे सर झुकाना। मुझे आस आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। हेलो 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 हेलो। दुनिया की ठोकरों से आई मैं तेरे द्वारे, दुनिया की ठोकरों से आई मैं तेरे द्वारे। 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 मेरे मुरली वाले मोहन, मेरे मुरली वाले मोहन, चलो जी। अब और ना सताना। वेरी गुड आफ्टरनून जी, की हाल चाल? बढ़िया, मुझे तंदुरुस्त, रास आ गया है फैमिली बढ़िया। तेरे दर पे चलो, सर बहुत बढ़िया। झुकाना। लाइव वाले बच्चे फटाफट से बताइए जी क्या हाल चाल है आप सभी के। लाइव वाले बच्चे फटाफट से बता दें क्या हाल चाल है आप सभी के। चलो जी, वेरी गुड आफ्टरनून जी। तेरी सांवरी राहुल। सूरतिया मेरे मन में बस गई है। तेरी सांवरी सूरतिया मेरे दिल में बस गई है। तेरी सांवरी सूरतिया मेरे मन में बस गई। सर जी टेंशन हो रही है, टेंशन क्यों ले रहे हो यार? मेरे मन में बस टेंशन लेने की चीज नहीं है, देने की चीज है। टेंशन दिया करो, लिया मत करो टेंशन तुम, ठीक है? टेंशन दे दिया करो। चलो सर जी, ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस पीजीपी में आएगा, अदर सोर्स में आएगा। प्रणव, अगर वो तुम्हारा बिजनेस है तो पीजीपी के अंदर आएगा, और अगर तुमने उसमें कोई बैटिंग लगा रखी है तो फिर वो अदर सोर्स के अंदर आएगा जी। चलो सर प्लीज बताइए, इनकम टैक्स के हैंड रिटन नोट्स कहां पर हैं? जो लिंक आपको मैंने दिया है सभी नोट्स उसके अंदर हैं जी, सभी नोट्स उसके अंदर हैं। सर एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग तो वो तो यूट्यूब पे ही है सब कुछ, वो तो लाइव हो रहा है तो यूट्यूब पे रहेगी। चलो अब इधर देखो ध्यान से रही, अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ। अब एक बार मैं ग्रुप में डाल दूं पहले तो। लास्ट क्लास आपने देखी थी कल वाली देख ली थी क्लास? तो कल भी हमारी टीडीएस टीसीएस वाली क्लास हुई थी, आपको पता है या नहीं पता? पता है कितने बजे हुई थी? कल 11:30 11:15 बजे के अराउंड हुई थी, बट आपने लाइव नहीं देखी होगी, बट उसके बाद आपने देखी थी या नहीं देखी थी? देखी थी। वो फिर मेरे को लग रहा है ऑफ करना रह गया होगा, शायद ऐसा हो सकता है। चलो जी, तो अपना आज वाली क्लास में हमें टीडीएस टीसीएस ही करना है। और जी बोलो। मई था, उसका रीजन है क्योंकि 30 अप्रैल को तो पेमेंट जाती है। अब एक बात मेरे को बताओ, मार्च के महीने की पेमेंट कब जा रही है देख के बताओ। जो मार्च के महीना है उसकी पेमेंट कब करते हो? 30 अप्रैल को। अब पेमेंट कर रहे हो 30 अप्रैल को, तो रिटर्न 30 अप्रैल को तो नहीं भरोगे, उसके बाद ही भरोगे। तो इसलिए 30 अप्रैल तो हो नहीं सकता, इसलिए फिर उन्होंने एक महीना और दिया रिटर्न भरने के लिए। तो इसलिए फिर जो मार्च में क्वार्टर खत्म हो रहा है उसकी रिटर्न जो है वो 30 अप्रैल की बजाय 31 मई को जा रही है।
ठीक है जी। चलो जी, अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। लो जी, इधर देखो ध्यान से, इधर देखो ध्यान से। अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आओ प्लीज, बातचीत नहीं। अब आज वाली क्लास में हमें जो 2 या 3 क्लास, वैसे 2 क्लास का मेरा टारगेट है, आज वाली क्लास और कल वाली क्लास। अगर एक आधा लेक्चर और लगेगा तो वो कल देखेंगे, बट इन 2 लेक्चर में हमने क्या करना है, इन 2 लेक्चर में टीडीएस के रेट करने हैं। इन 2 लेक्चर में क्या करना है, टीडीएस के रेट करने। अब आपको मैंने पहले भी कहा था कि इनकम टैक्स में 2 चैप्टर ऐसे हैं जो सबसे खतरनाक है। खतरनाक इन सेंस की मुश्किल नहीं है, खतरनाक इन सेंस की लिमिट बहुत सारी है। एक तो डिडक्शन और एक टीडीएस। ये दोनों चैप्टर तुम्हें लास्ट तक परेशान करेंगे जी। ये दोनों लेक्चर जो है तुम्हें लास्ट तक परेशान करेंगे। रीजन क्योंकि इसके अंदर लिमिट्स बहुत सारी आती हैं जी। अब एक बार यहाँ पे देखना, अब ये टीडीएस और टीसीएस में ना बहुत सारे सेक्शन है। अब कौन कौन से सेक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है जो हमें एग्जाम के लिए करने हैं, तो वो यहाँ पर देखो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। इसके आगे मैंने यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट लिख रखा है नोट्स के अंदर ही। तो अगर आप इन नोट्स को देखोगे तो नोट्स में जहां जहां मोस्ट इंपोर्टेंट है वो सेक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है, मतलब वो तुम्हें स्किप करके नहीं जाने, उसमें से बहुत बार क्वेश्चन बन जाते हैं। अब एक बार ना पहले ना इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखो अल्टीमेटली ये मेरे 2 लेक्चर के बाद ना करने तुम्हें खुद ही पड़ेंगे। भाई मैं तो तुम्हारे साथ में 2 लेक्चर हूं, 2 लेक्चर में मैं तुम्हें समझा दूंगा, बट उसके बाद रिवीजन तो खुद ही करनी पड़ेगी ना। तो अब रिवीजन तुम्हें कैसे करनी है जिससे इजी हो जाए, तो आपने एक काम करना है। एक काम कैसे करना है, आपने जहां जहां मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा है पहले तो वो सेक्शन काउंट कर लेना है कि वो सेक्शन कितने हैं। जैसे मान लो वो सेक्शन निकल कर आ गए 20, ठीक है जी। अब ये सारे के सारे मैं 2 दिन में कराऊंगा, 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, जो भी लगेंगे वो मैं सारे कराऊंगा। एक बार तुम मेरे साथ कर लोगे, जब मैं बोलूंगा डाउट तुम बोलोगे नहीं है, तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा, ये गारंटी है, क्योंकि जो मैं समझाऊंगा तुम्हें समझ में आएगा। बट उस 3 दिन के बाद का क्या, उस 3 दिन के बाद जब मैं तुमसे चौथे दिन पूछूंगा ना कि बताओ 194I में क्या था, तुम बोलोगे हैं 190, क्योंकि उस टाइम तुम्हें 194I याद नहीं आएगा। मैं तुम्हें बोलूंगा 194D में क्या था, 194DA में क्या था, 194G में क्या था, 194C में, तुम्हें वो एकदम याद नहीं आएगा। अभी तुम्हें क्यों याद आ रहा है, मैंने अभी तुम्हें समझाया, तुम मेरे सामने बैठे, तुरंत तुम्हारे दिमाग में सेट हो गया, काम खत्म हो गया। बट मेन मुद्दा जो है उन 3 दिन के बाद का क्या, मेन मुद्दा उस 3 दिन के बाद की कहानी है, इन 3 दिन की कहानी नहीं है। तो फिर तुम क्या करोगे, इसकी टेक्निक होती है याद करने की। जैसे एक बच्चा मेरे पास आया कि सर डिडक्शन नहीं संभल रहा, डिडक्शन ना याद नहीं हो रहा, मतलब जैसे आप करवाते हो क्वेश्चन में तो याद आ जाता है, मैं खुद कोई याद करने की कोशिश करता हूँ याद नहीं आता। तो मैंने इसको वही बोला, मैं कहा ब्रेक करके पढ़ो। आपको मैंने पहले ही बहुत बार बोला ब्रेक करके पढ़ो। तो सबसे पहले क्या है, आपने काउंट कर लिया भाई टोटल ना 20 सेक्शन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट। अब 20 सेक्शन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको तुम क्या करो, अब डिवाइड कर दो। हर दिन मुझे 4 सेक्शन पढ़ने हैं बस, 4 से ज्यादा नहीं पढ़ने, 4 से कम नहीं पढ़ने। सर 4 मेरे 5 मिनट में हो गए, बस 4 ही पढ़ने हैं, चाहे वो 5 मिनट में हो, चाहे वो आधे घंटे में हो, चाहे वो 1 घंटे में हो, पढ़ने तुम्हें 4 ही है। अच्छा अगर तुम डेली 4 पढ़ोगे तो कितने दिन में 20 सेक्शन हो जाएंगे, 5 दिन में। और मैं गारंटी दे रहा हूं जब तुम 5वें दिन आओगे ना तो उस 20 में से कम तुम्हें 10 याद हो चुके होंगे। फिर अगले 5 दिन की फिर वही रूटीन बना लो, अगले 5 दिन की फिर वही रूटीन बना लो कि अब मुझे डेली 4 पढ़ने। अब जो पहले 4 पढ़ने में तुम्हें आधा घंटा उस टाइम लगा था, अब तुम्हें 20 मिनट लगेंगे, ठीक है जी। और पढ़ने का तरीका क्या होगा, जैसे मान लो आज मैंने 4 सेक्शन पढ़े, फॉर एग्जांपल मैंने आज पढ़ा 192, 193, 194, 194A, ये मैंने चारों पढ़े। जब मैं कल चारों पढ़ूंगा ना तो चारों पढ़ने से पहले पिछले चारों मैं 2 मिनट लगा के सोचने की कोशिश करूंगा उन चारों में क्या था। फिर मैं अगले 4 पढ़ना स्टार्ट करूंगा, फिर जब अगले 4 पढ़ूंगा तो उन 8 में क्या था वो सोचने की कोशिश करूंगा। और सोचने का मतलब ऐसे नहीं हाथ में पेन लो और पेपर लो, जो इंसान लिखता है वो भूलता नहीं है, मैं को गारंटी दे रहा हूं सर। जितना आप लिख के याद करने की कोशिश करोगे ना उतना तुम्हारे दिमाग में चीजें सेट होंगी। हैंड राइटिंग पे छोड़ो, हैंड राइटिंग क्या जा रही है, हैंड राइटिंग कुछ भी जा रही हो, बट लिख के याद करने से क्या होता है, वो चीजें दिमाग में परमानेंट सेट हो जाती हैं कि फिर तुम भूलते नहीं हो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है। तो ये दोनों चैप्टर को याद करने का तरीका यही है। अगर आप नहीं करके जा रहे तो आप ये मान के चलो कि इनकम टैक्स में 10 नंबर तुम साइड में करके चलो।
क्योंकि डिडक्शन भी कंफर्म 5 नंबर का बनता ही बनता है और टीडीएस वाला चैप्टर भी कंफर्म 5 नंबर का बनता ही बनता है। और ये दो चैप्टर बिलीव में बच्चों को बहुत दिक्कत देते हैं, इसलिए नहीं कि मुश्किल है, कि लिमिट्स बहुत सारी हैं, याद कैसे करेंगे। तो तरीका मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। चलो अब एक बार यहाँ पे आओ, अब थोड़ा सा ना इसको समझते हैं कि हमें पढ़ना कैसे है, क्योंकि बच्चों को पढ़ने का तरीका ही नहीं आता। अब एक बार ना पहले ऊपर वाली टेबल पढ़ते हैं। सबसे ऊपर वाली टेबल क्या लिखा है, तो यहाँ पे पहले लिखा है सेक्शन, फिर यहाँ पे लिखा है नेचर ऑफ पेमेंट, फिर थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर डिडक्शन ऑफ टीडीएस, फिर पेयर, फिर पेई, फिर रेट, फिर टाइम ऑफ डिडक्शन। अब देखो टाइम ऑफ डिडक्शन वाला पॉइंट हमारे इतने काम का नहीं है, ये मैं आपको ना पहले ही बता चुका हूं कि टीडीएस जो कटता है वो कब कटता है, पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। बट याद है कुछ पेमेंट ऐसी है जहां पर पेमेंट के टाइम पर कटता है, ठीक है। अब जहां जो भी आपने पेमेंट वहां पड़ी, बस वो पेमेंट याद कर लो, उन पेमेंट पर कटता है पेमेंट के टाइम पर, बाकी सब पर विच एवर इज अर्लियर। तो ये लास्ट वाला कॉलम तो यहां से कट हो जाएगा। लास्ट वाला कॉलम हर सेक्शन में तुम्हें याद नहीं करना, बस तुम वो जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि हाँ भाई हर केस में पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, और बाकी सब केस में जो मैंने आपको बताया पेमेंट के टाइम पर, तो पेमेंट के टाइम वाला तुम याद कर लो, बाकी में हर केस में अर्लियर है। तो लास्ट वाले कॉलम तो यहां से हटाई दो कि लास्ट वाला कॉलम हमारे काम का है। फिर हमारे काम का कौन कौन से नहीं, हमारे काम के जो पहले यहाँ पे 6 कॉलम है वो हमारे काम के। अब सबसे पहला सेक्शन हो गया 192, फिर अगला नेचर ऑफ पेमेंट सैलरी, मतलब 192 कहता है जब सैलरी दी जाएगी तो सैलरी पर टीडीएस कटेगा। मतलब 192 से अगला पॉइंट जो है ना, ये हमें क्या बताता है, ये बताता है किस किस पेमेंट पर टीडीएस कटेगा। सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, रेंट हो गया, ब्रोकरेज हो गया, रॉयल्टी हो गया, किस किस पेमेंट पर टीडीएस कटेगा वो उसकी नेचर बता रहा है। फिर थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर डिडक्शन ऑफ टीडीएस, किस लिमिट के बाद कटेगा, मतलब क्या स्टार्टिंग से कटेगा या कुछ एग्जम्पशन है उसके बाद कटेगा। तो जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो इस पॉइंट के अंदर है कि हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है, कि कहां तक हमें टीडीएस नहीं काटना। यह भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्वेश्चन में दिया होता है कि भैया जैसे मान लो इंटरेस्ट है, अब इंटरेस्ट वाले केस में लिमिट है 10,000 की, और क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई साहब इसने ना इंटरेस्ट दिया 4,000 पे, इसने टीडीएस नहीं काटा। अब सोच के बोला इसको लिमिट याद नहीं है, उसके दिमाग में क्या है, हाँ यार गाबा सर ने कहा था इंटरेस्ट पे टीडीएस तो कटता है, इसने टीडीएस नहीं काटा, इसने डिफॉल्ट कर दिया, तो 4,000 रुपए का 70% अलाउड करो, 30% डिसअलाउड करो। तो बच्चा पीजीपी के अंदर कैलकुलेशन करके आ रहा है 30% डिसअलाउड 70 अलाउड। फिर बच्चा बाहर आया, उसने बोला भाई क्वेश्चन तो बड़ा इजी था, और वो देखो पता वो 40 वाला भी आया था जो सर ने कहा था ना, वो 30-70 वाला भाई वो भी आया था। अरे दूसरा बच्चा कहता है बट यार उसमें तो वो लगना नहीं था। कह रहा भाई पागल पागल तो नहीं है, इंटरेस्ट पे टीडीएस कटता है, सर ने कहा था, उसने कहा कटता तो है बट 10,000 के बाद कटता है, ये तो लिमिट 4,000 थी। लो जी गई भैंस पानी में। और वहीं उसके दिमाग में टेंशन होगी भाई साहब मैं करूं क्या, अब तो पेपर से बाहर आ गया। तो कहना क्या चाह रहा हूं कि कई बार वो छोटी छोटी बातें यही चेक करने के लिए तुम्हें देगा कि तुम्हें लिमिट्स भी आता है नहीं, तो वो लिमिट्स में तुम्हारे दिमाग में सेट होनी चाहिए कि कहां तक टीडीएस कटता है और कहां तक टीडीएस नहीं कटता है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है। फिर तीसरा पेयर, पेयर मतलब कौन टीडीएस काटता है। पेयर का मतलब क्या है, कौन टीडीएस काटता, मतलब याद है मैंने कहा था एक स्पेसिफाइड पेयर, तो कौन होगा पेयर, हर बंदा टीडीएस नहीं काटेगा, कौन पेयर होगा वो यहां पे स्पेसिफाई होगा, जो इसमें लिखा होगा वो टीडीएस काटने की पावर उसके पास है। फिर पेई, किसका टीडीएस कटेगा, किसका टीडीएस कटेगा, वो पेई है, तो पेई भी यहां पे स्पेसिफाई होगा। किस रेट से टीडीएस कटेगा, रेट ऑफ टीडीएस कौन से होंगे वो यहां पे आएगा जी। ये कॉलम आपके हैं जी, तो ये कॉलम आपके निकल के आ रहे हैं। सबसे पहला सेक्शन, फिर किस पेमेंट पे टीडीएस कटेगा, कितनी वैल्यू तक नहीं कटेगा, कौन काटेगा, किसका कटेगा, किस रेट से कटेगा। क्या बात मेरे समझ में आ रही है। तो पहला सेक्शन, फिर किस पेमेंट पर टीडीएस कटेगा, कितनी वैल्यू तक नहीं कटेगा, कौन काटेगा, किसका टीडीएस कटेगा, उसके बाद किस रेट से टीडीएस कटेगा। ये सारे पॉइंट यहां पे निकल के आ रहे हैं, इस तरह से आपको पढ़ना है, ठीक है। अब आ जाओ, सबसे पहला सेक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, पहला सेक्शन है 192। अब यहां पे आ जाओ, 192 जो है वो सैलरी है। अब सैलरी का लो बिल्कुल सिंपल है,
सैलरी का लोन जो है ना वो बहुत सिंपल है, बहुत ध्यान समझना। सैलरी पर टीडीएस काटता है एम्प्लॉयर, ऑब्वियस सी बात है। किसका कटेगा? एम्प्लॉय का। कब कटेगा? गवर्नमेंट ने कहा जो तुम्हारे स्लैब रेट है ना वही सैलरी पर टीडीएस के रेट है। जैसे मान लो इस बच्चे की सैलरी, इसने नॉर्मल स्कीम ले रखी है, 60 साल से कम है, इसकी सैलरी 2.5 लाख तक है, टीडीएस नहीं कटेगा। इसकी सैलरी 4 लाख रुपए है तो 2.5 लाख से ज्यादा 5 लाख तक 5% टीडीएस कटेगा। मतलब जो तुमने स्लैब रेट, जो तुम्हारा वहां टैक्स आएगा ना वही सेम सैलरी पर टीडीएस आएगा। तो मुझे नहीं पता मेरी क्लास में कितने बच्चे इंटेलिजेंट हैं, अगर एक सिंगल बच्चा भी इंटेलिजेंट है वो समझ गया होगा जो सिर्फ सैलरी कमाते हैं उनका जितना एक्चुअल टैक्स बनता होगा उतना ही टीडीएस कट जाता होगा, तो उनको बाद में फाइनली पे करना पड़ता है 0, क्योंकि जो उनका एक्चुअल बन रहा है उतना उनका टीडीएस कट चुका होगा, तो बाद में कितना बनता होगा? 0 बनता होगा ना, क्योंकि जो उनका, क्योंकि टीडीएस के रेट और बाद वाले स्लैब रेट सैलरी में सेम है। मतलब एक ही पेमेंट ऐसी है पूरे टीडीएस के चैप्टर में जहां पे बाद के रेट और टीडीएस के रेट सेम है, बाकी सब केस में अलग है, बाकी सब केस में एग्जम्पशन लिमिट अलग है, रेट अलग है, बट सैलरी वाले केस में क्या है? रेट भी सेम है, एग्जम्पशन लिमिट भी सेम है। देखो यहां पे क्या लिखा है, गवर्नमेंट कह रही है थ्रेशोल्ड लिमिट है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख अगर उसने 115 बीएससी ली है, और 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख अगर उसने 115 बीएससी, वही जो बातें हमने पहले पढ़ी हैं। अच्छा कौन काटेगा? एम्प्लॉयर। किसका कटेगा? एम्प्लॉय का। अब ये ध्यान देना, वो कह रहा है एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स। एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स मतलब एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स का मतलब क्या है कि जो नॉर्मल स्लैब रेट, जो तुम्हारे एवरेज रेट होते हैं उस रेट से टीडीएस कटेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अब एक बात मेरे को बताओ, जैसे मान लो आपकी सैलरी जो है 12 लाख रुपए की है, सुनना ध्यान से, आपकी सैलरी कितनी है? 12 लाख की। मैंने नॉर्मल स्कीम ले रखी है, 12 लाख की सैलरी है, तो भगवान झूठ ना बुलवाए, तो 12 लाख 10 लाख से ऊपर कितने हैं? 2 लाख, 2 लाख का 30%, 10 लाख तक कितना आता है? 1,12,500, तो 1,72,500 टैक्स बन गया। 4% सेस, याद है सैलरी वाले केस में सेस ऐड करते हैं, अगर आपको याद आ रहा हो सैलरी वाले केस में सेस ऐड करते हैं, इसमें 4% सेस जोड़ दिया, 1,79,400 रुपए बन गया। इतना टीडीएस कटना चाहिए पूरे साल, बट सैलरी पूरे साल की मिलती है, पर मंथ मिलती है, तो डिवाइड बाय 12 कर दो, तो डिवाइड बाय 12 तो हर महीने की सैलरी में इतना टीडीएस कट के आएगा, दैट इज एवरेज रेट ऑफ टैक्स। मतलब डिवाइड बाय 12 ना, तो गवर्नमेंट ने बोला एवरेज कर लो, एवरेज कर लो भाई, सिंपल सी बात है, जितनी तेरी साल की सैलरी है देखो पता। अच्छा क्या सैलरी बाद में पता लगेगी या मुझे पहले से पता होगी? सिंपल सी बात है, पहले से पता होगी ना भाई। अब हाँ बीच में इंक्रीमेंट हो गया तो बात एक अलग है, बीच में इंक्रीमेंट हो गया बात एक अलग है, बट नॉर्मल सैलरी मुझे पहले से पता हो, यार मेरी वाइफ की सैलरी मान लो 15 लाख रुपए, 18 लाख रुपए, 20 लाख, उसको पहले से पता है ना। तुम भी कहीं काम करोगे सैलरी तुम्हें पहले से पता होगी ना। तो गवर्नमेंट कह रही सिंपल कैलकुलेशन करो, जितनी सैलरी तुम्हारी साल की है उस साल की सैलरी पर टैक्स निकाल लो। एक बार मैं दोबारा समझाता हूं, जैसे मान लो किसी बंदे की सैलरी 24 लाख रुपए है, 24 लाख रुपए की सैलरी है, उसने नॉर्मल स्कीम ली है, नॉर्मल स्कीम ली है तो 24 लाख है, 10 लाख से ऊपर 14 लाख है, उसका 30% प्लस में 1,12,500, तो 5,32,500 आ गया, प्लस में 4%, ये हो गया 5,53,800 रुपए का। ये इसका टैक्स बनेगा एक्चुअल, जो उसको बाद में देना है। गवर्नमेंट ने कहा इतना ही टीडीएस कटना है, बट ये तो एनुअल टैक्स है, सैलरी मिलती है हर महीने। अब क्या करेंगे? डिवाइड बाय 12, तो हर महीने की सैलरी में से 46,150 रुपए का टीडीएस उसका कट जाएगा। तो अगर वो पूछेगा तुमसे कैसे कटा, तो सिंपल बात है, पूरा टैक्स निकाल के डिवाइड बाय 12 कर देना भाई, हर महीने तेरा इतना टीडीएस कटेगा। आप चेक करना आपके पापा का भी ऐसे टीडीएस कटता होगा जी। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब एक बच्चा कहता है सर एक बात बताओ, तो ये जैसे आपने बोला कि हर महीने जो है वो सर परक्यूजिट्स पे भी टीडीएस कटेगा, कंप्लीट सैलरी पे कटेगा जी, कंप्लीट सैलरी पे टीडीएस कटेगा। ये बात ध्यान देना, सैलरी जो आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी आती है ना, जितनी भी आपकी सैलरी की इनकम निकल के आएगी उस सैलरी पर टीडीएस कटेगा। अगर वो परक्यूजिट टैक्सेबल है तो बिल्कुल कटेगा जी। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या जा रहा हूं, सारे के सारे बच्चे यहां पे आंसर देंगे, मेरी बातों का जवाब देंगे। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन ये है, अब यहाँ पे सैलरी पर टीडीएस कटेगा, ठीक है। अब एक बच्चा कहता है सर एक बात बताओ,
जैसे आपने बोला टैक्स निकाल दिया, डिवाइड बाय 12 कर दिया, और 12 करके जो आया उतना टीडीएस काट दिया। बट कहा सर जो आप टैक्स निकाल रहे हो वो आपने नॉर्मल से निकाला, मतलब बट कौन सी स्कीम लेनी है वो तो बाद में पता लगेगा ना, तो पहले कैसे टीडीएस कटेगा? तो गवर्नमेंट कहते हैं एम्प्लॉय को हमें डिक्लेरेशन फाइल करके देनी पड़ेगी वो कौन सी स्कीम लेगा। एम्प्लॉय हमें डिक्लेरेशन फाइल करके पहले ही बता दे कि वो नॉर्मल स्कीम लेगा या, बट सर क्या बाद में चेंज नहीं कर सकता? कर सकता है सर। फिर क्या होगा? फिर जो इफेक्ट होगा वो बाद में देना या लेना वो निकल के आ जाएगा। अगर उसका टैक्स बाद में ज्यादा बन रहा है मान लो, क्योंकि स्कीम चेंज हो गई ना, अब स्कीम चेंज होने से टैक्स में फर्क आएगा, ज्यादा बनेगा तो ओवर पे कर देगा, कम बनेगा उसको रिफंड मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट गवर्नमेंट कह रही तुम पहले ही हमें बता दो अभी तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। मैंने कहा जी अभी तो ना मेरे को नॉर्मल स्कीम सही लग रही है, तो ठीक है नॉर्मल से काट देते हैं। सर मेरे को भी डिफॉल्ट सही लग रही है, डिफॉल्ट से काट देते हैं। फिर बाद में जब चेंजेस होंगे अकॉर्डिंगली वहां पे चेंजेस मॉडिफाई हो जाएंगे, बस ये पर ध्यान दो। तो वही बात देखो मैंने यहाँ पे साइड में लिखी है, वही बात। हाँ जी, हाँ तो अगर नहीं देंगे तो गवर्नमेंट के बाद टीडीएस काट के तो जमा करवाना पड़ेगा कुछ, ठीक है। बट अगर अगर मान लो सैलरी हमने नहीं दी तो टीडीएस काटना है पेमेंट पे। तो जब जैसे मान लो आपने 4 महीनों की इकट्ठी सैलरी दे दी, तो 4 महीनों जब इकट्ठी सैलरी दोगे तो फिर 4 महीनों का इकट्ठा टीडीएस काट के जमा करवा देंगे हम। नहीं नहीं नहीं, सैलरी टैक्सेबल वो तो असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होती है ना। टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी पेमेंट के टाइम पर है। टीडीएस ड्यू और रिसीव विच एवर अर्लियर की बात नहीं कर रहा, वो तो असेसमेंट ईयर में जो टैक्स पे करना है वो ड्यू और रिसीव विच एवर अर्लियर के बेस पे। टीडीएस जो कटेगा जब हम सैलरी की पेमेंट करेंगे तब टीडीएस कटेगा, अगर सैलरी की पेमेंट नहीं करेंगे तो टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है ना। दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग है, दोनों में ना क्लैरिटी लेके चलना, कंफ्यूज नहीं होना। नॉर्मल टैक्स कब कट रहा है? असेसमेंट ईयर में, और ये कब हो रहा है? प्रीवियस ईयर में। ये सारी कहानी प्रीवियस ईयर की है, ये सारी बातें किसकी चल रही हैं? प्रीवियस ईयर की, ठीक है। अब अगले पॉइंट पर आओ, देखो क्या लिखा है। अगर नॉर्मल टीडीएस कटेगा 115 बीएससी से। अच्छा 115 बीएससी से क्यों कटेगा? क्योंकि 115 बीएससी आपकी नॉर्मल स्कीम है, मतलब सॉरी नॉर्मल कह रहा हूं, डिफॉल्ट स्कीम है। तो डिफॉल्ट स्कीम से कटेगा अगर इफ एम्प्लॉय नॉट गिवन एनी डिक्लेरेशन फॉर ऑप्शनल स्कीम, या तो वो बता दे कि मेरे को ऑप्शनल स्कीम लेनी है तो ऑप्शनल से काट देंगे, नहीं तो किससे काटेंगे? डिफॉल्ट से काटेंगे, ठीक है। आगे देखो फिर अगला पॉइंट। अच्छा एक बात मेरे को बताना, फर्म अपने पार्टनर को सैलरी दे रही है, बहुत ध्यान से आंसर देना। फर्म अपने पार्टनर को सैलरी दे रही है। जब फर्म अपने पार्टनर को सैलरी देती है तो क्या पार्टनर के हाथ में सैलरी हेड में टैक्सेबल करते हो या पीजीपी के अंदर? और ये चैप्टर ये सेक्शन कौन सा है? सैलरी। तो फर्म जब पार्टनर को सैलरी देगी तो उसका टीडीएस यहां पे नहीं कटेगा। आप यहां पे गलती कर सकते हैं क्योंकि नाम उसका सैलरी है, बट यहां पे सैलरी का मतलब जो सैलरी हेड में आता है, सैलरी का मतलब जो सैलरी हेड में आता है। सैलरी का मतलब ये नहीं कि जहां नाम सैलरी हो। तो अगर पार्टनर जो है, अगर पार्टनरशिप फर्म अगर पार्टनर को सैलरी दे रही है तो देखो क्या लिखा है, फर्म पे सैलरी टू पार्टनर 192 इज नॉट अट्रैक्टेड सिंस वो टैक्सेबल जो है वो किसमें टैक्सेबल है? पीजीपी। तो सर क्या उसका टीडीएस 192 में काट सकते हैं? आंसर इज नो ना। 192 में कौन आ रहा है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। फर्म और पार्टनर आपस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय थोड़ा है, और अगर फर्म और पार्टनर आपस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं है, वो पीजीपी के अंदर टैक्सेबल है, तो उसका ट्रीटमेंट यहां पे कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते। तीसरी क्लैरिफिकेशन, ये छोटी छोटी बातें जो तुम्हारे एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं। तीसरी क्लैरिफिकेशन ये है, जो आप टिप पे करते हैं वेटर को, क्या वो टिप तुमने उसको सैलरी दी है या नहीं? तो गवर्नमेंट ने वही बोला, इन केस ऑफ टिप तो पेड टू वेटर टीडीएस नॉट डिडक्टेड। यहां पे टीडीएस नहीं कटेगा क्योंकि टिप जो है वो सैलरी नहीं है, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो सैलरी का मतलब होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप अगर एग्जिस्ट करेगा तो टीडीएस 192 में आएगा, नहीं तो 192 में नहीं आएगा। और टीडीएस के रेट जो है वो नॉर्मल एवरेज टैक्स रेट है। एग्जम्पशन लिमिट कितनी है? सेम एग्जम्पशन लिमिट जो तुमने वहां पर पढ़ी है, सेम एग्जम्पशन लिमिट यहां पे निकल के आएगी। 3 पॉइंट ध्यान देना। पहला पॉइंट, पार्टनर को अगर फर्म सैलरी देगी तो 192 नहीं लगेगा। दूसरा, यहां पर आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी किस स्कीम से आपको टीडीएस कटवाना है। और तीसरा, फिर गवर्नमेंट कहना चाह रही है अगर आप टिप पे करते हो वेटर को
तो उसको टीडीएस से बाहर निकालेंगे, क्योंकि वो सैलरी में नहीं है, वो एक तरह का सर्विस चार्ज है। तो सर्विस चार्ज का टीडीएस 192 में नहीं कटता, बस ये पर ध्यान दीजिए। सेकंड पॉइंट ये वाला ना, सेकंड पॉइंट कह रहा है कि फर्म अगर पार्टनर को सैलरी दे रही है, अभी हमने पीजीपी खत्म किया, तो फर्म और पार्टनर तो 40 बी था, 40 बी बुक प्रॉफिट पहले 6 लाख और 6 लाख के बाद, तो सारा कुछ पीजीपी था ना। और ये क्वेश्चन चल रहा है सैलरी का, तो गवर्नमेंट ने कहा सैलरी के नाम से नहीं जाना कि दे क्या रही है, आप ये देखो उसकी नेचर क्या है। नेचर क्या सैलरी हेड में है? नहीं है। कहां है? पीजीपी, तो 192 एप्लीकेबल नहीं होगा, बस ये पर ध्यान दीजिए। ठीक है जी, तो ये हमारा 192 है। उसके बाद देखो फिर अगला सेक्शन आएगा 192 कैपिटल ए। अब ये 192 कैपिटल ए है प्री मैच्योर विड्रॉल फ्रॉम ईपीएफ। अब प्री मैच्योर विड्रॉल ऑफ ईपीएफ, सर टीडीएस 5% है और डिडक्टर ने 6% से काटा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में तुम रिफंड क्लेम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर टीडीएस हमारा ज्यादा कट गया तो यू कैन क्लेम रिफंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाद में तुम रिटर्न भरोगे तो उसमें रिफंड तुम्हारा निकलेगा, तुम रिफंड क्लेम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले पॉइंट पर आओ, सारे बच्चे देखो, प्री मैच्योर विड्रॉल फ्रॉम ईपीएफ। अब ये प्री मैच्योर विड्रॉल फ्रॉम ईपीएफ, ईपीएफ क्या होता है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अच्छा, आपको मैंने कहा था यस पल्लवी, बिल्कुल करेंगे जी, ठीक है। अगर सिर्फ सैलरी की इनकम है तो पूरी सैलरी की कैलकुलेशन की जाएगी, अकॉर्डिंगली टैक्स निकाला जाएगा, देन उसका एवरेज टैक्स जो निकल के आएगा हर महीने का, उतना उसका टीडीएस काटा जाएगा। अच्छा, यहां पे क्या है? ईपीएफ मतलब हो गया एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, याद है अपना? आरपीएफ हो गया, यूआरपीएफ हो गया, एसपीएफ हो गया। अच्छा, आपको मैंने कहा था ये पैसा कब मिलता है? रिटायरमेंट के बाद मिलता है, अगर आपको याद आ रहा हो। बट गवर्नमेंट कह रही है एम्प्लॉइज पैसे को ना पहले भी विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लो अभिषेक है, अभिषेक ने बोला सर मुझे ना पीएफ अकाउंट खोलना है, तो मैं खोल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ तू कंट्रीब्यूट कर, कुछ मैं कंट्रीब्यूट करता हूं। यार एक बात बताओ, सैलरी क्लास पर्सन सेविंग ज्यादा क्यों करता है? जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूं, मेरे फादर का कल, फादर इन लॉ का, मेरे फादर इतना इन्वॉल्व नहीं होते, मेरे फादर इन लॉ का कल ही ग्रुप में मैसेज आया, विवेक अपना 31 मार्च आ गई है, सुकन्या समृद्धि वेलफेयर फॉर गर्ल चाइल्ड में 1.5 लाख रुपए डाल दे। इस बार तूने 1 रुपया भी नहीं डाला। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये देखता हूं। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये सैलरी क्लास पर्सन जो हैं, मैंने बहुत देखे, एक नहीं बहुत देखे, इनका सेविंग में ध्यान बहुत रहता है। कोई मेरे को बताएगा इसका रीजन क्या है? नहीं, एक ही सोर्स से अलावा इनको पता है 60 साल को हम रिटायरमेंट होंगे, 60 साल के बाद हम क्या करेंगे, हमारी इनकम कहां से आएगी, तो उसकी सारी सेविंग ये अभी कर डालना चाहते हैं। इनके दिमाग में क्या चल रहा है कि निर्वी की शादी इनके भी दिमाग में चलती है, मेरी डॉटर की शादी सैलरी क्लास के दिमाग में अभी से चलती है। अब 20 साल की बात है, 25 साल, अभी वो 2 साल की है, 25 साल के बाद उसकी शादी होगी, तब मैं होऊंगा नहीं होऊंगा मुझे खुद नहीं पता। बट सैलरी क्लास कहता है हम बिल्कुल परफेक्ट प्लानिंग करते हैं कि विवेक आज की सेविंग कल का आधार, या आज की सेविंग कल का आधार। बिजनेसमैन कहता है इसमें हम विश्वास नहीं करते। बिजनेसमैन क्यों विश्वास नहीं करता सेविंग पे? ना, वो सेविंग करता है बट ये सेविंग नहीं करता, ये पीपीएफ, ये एसपीएफ, वो सेविंग करता है इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट। वो क्या करेगा? प्रॉपर्टी खरीद लेगा। वो ऐसी सेविंग करेगा जहां उसका बिजनेस ग्रो हो। सैलरी क्लास पर्सन जो है वो सेविंग करेगा जहां उसको पता फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आना ही आना है, वो नॉर्मली सेविंग वो करेगा। तो पीपीएफ की बात, जैसे मान लो अभिषेक की बात मैं कर रहा हूं पीएफ की, इसको इसने बोला जी मेरे घर में शादी है, तो मेरे घर में शादी है मेरी डॉटर की, तो मेरे को ना पैसा चाहिए। तो मैंने कहा पीएफ तो भाई रिटायरमेंट के बाद होता है। मैंने कहा पीएफ तो है वो रिटायरमेंट के बाद होता है, तो तू कैसे ले रहा है? कह रहा नहीं मेरे को ना अभी पैसा दे दो, मेरे घर में शादी है। अच्छा, क्या एम्प्लॉय पीएफ का पैसा पहले निकाल सकता है? बिल्कुल, उस पैसा उसका ही है, बट जो एग्जम्पशन उसको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। याद है सैलरी के चैप्टर के अंदर मैंने कहा था अगर आप रिटायरमेंट बेनिफिट ड्यूरिंग जॉब ले लेते हैं तो फुली टैक्सेबल होते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है निकाल ले। अगर तेरा प्री मैच्योर विड्रॉल 50,000 या उससे ज्यादा है तो एम्प्लॉयर, मतलब जो पीएफ ट्रस्टी है जो तेरे को पैसा दे रहा है, उस एम्प्लॉय का 10% से टीडीएस काट लेगा पूरी वैल्यू पर। बस ये पर ध्यान दीजिए। तो जब तुम पैसा निकालोगे तुम्हें वो पैसा सारा नहीं देगा। अगर वैल्यू 50,000 तक है, 50,000 से कम है, इवन तक भी नहीं है, क्योंकि 50,000 भी अगर एग्जैक्ट है, अगर आप चेक करोगे टीडीएस कटेगा। यहां 50,000 और मोर लिखा है,
इट मीन अगर 49,999 है तो टीडीएस नहीं है, एग्जैक्ट 50 है टीडीएस कटेगा और 10% के रेट से वो टीडीएस काट के देंगे और बैलेंस पेमेंट तुम्हें यहां पे कर देंगे। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो सिंपल सी बात यहां पे क्या निकल के आ रही है कि अगर गवर्नमेंट ने बोला वैल्यू 50,000 तक है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर 50,000 से ज्यादा है तो उसको, सॉरी 50,000 ज्यादा नहीं, 50,000 या उससे ज्यादा है तो 10% से टीडीएस काटना पड़ेगा। बस ये पर ध्यान दो। ये आपका 192 कैपिटल ए निकल के आ रहा है। तो क्वेश्चन में बहुत ध्यान से देखना कि कहीं प्री मैच्योर विड्रॉल तो नहीं है। अगर प्री मैच्योर विड्रॉल हो रहा है 50,000 से कम तो टीडीएस नहीं काटना, अगर 50,000 है उससे ज्यादा हो रहा है तो टीडीएस काटना पड़ेगा 10% के रेट से। अच्छा, पूरी वैल्यू पर कटेगा या एक्सेस वैल्यू पर कटेगा? बताओ। पूरी वैल्यू पर, मैंने पहले भी कहा था। अगर मान लो प्री मैच्योर विड्रॉल 1 लाख रुपए का है तो पूरे 1 लाख रुपए पर टीडीएस कटेगा। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? आगे देखो अगला पॉइंट। अगला पॉइंट यहां पे आ रहा है 193 जी। अब 193 है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। आप मेरे को बताओगे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब क्या है? सिक्योरिटी का मतलब इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब शेयर्स नहीं कह सकते आप। शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट नहीं मिलता। यहां पे किसकी बात हो रही है? डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, उसकी बात हो रही है। अच्छा, क्या यहां पे लोन आ रहा है? लोन ना, लोन सिक्योरिटी नहीं है। क्या एफडी आ रही है? एफडी, एफडी सेविंग अकाउंट आ रहा है? नहीं आ रहा। अच्छा, एफडी पर इंटरेस्ट मिलता है, सेविंग पर मिलता है, बट क्या वो यहां पे आ रहा है? नहीं, यहां पे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज आ रहा है बस। जैसे डिवेंचर हो गया, बॉन्ड्स हो गया, इस पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो यहां पे आ रहा है। अब देखना यहां पे कंफ्यूजन कितनी है। कह रहा है जी अगर कोई बंदा, अगर कोई भी पर्सन जो पेमेंट करेगा इसके इंटरेस्ट की किसी रेजिडेंट को, किसी, तो वो 10% टीडीएस काटेगा। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सुनो, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? कह रहा है more than 10,000 in a financial year in case of interest on 8% saving taxable bond 2003 और 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड 2018। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर इन दोनों में से किसी बॉन्ड पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो 10,000 रुपए की लिमिट है। अब ये 2 बॉन्ड याद करने हैं तुम्हें। मुसीबत क्या है? ये 2 बॉन्ड तुम्हें, मैं भी कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर, ये दिमाग में तुम्हें सेट करने पड़ेंगे कि अगर 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड है या 7.75%। अच्छा, बच्चा कह रहे 8% क्या होता है, 7.75 क्या होता है? ये इंटरेस्ट रेट होता है। अगर ये बॉन्ड है तुम्हें इतना इंटरेस्ट मिलेगा, ये वाले बॉन्ड है इतना इंटरेस्ट मिलेगा, ये उसके इंटरेस्ट रेट है। सर मेरे कोई नॉर्मल बॉन्ड है तो नॉर्मल बॉन्ड यहां पे कवर नहीं है। अगर तुम्हारे बॉन्ड 8% वाले हैं या 7.75% वाले हैं, 10,000 तक एग्जाम्प्ट है, 10,000 के बाद का इंटरेस्ट टीडीएस कटेगा। फिर गवर्नमेंट कह रही है 5,000 की लिमिट है। अब 10 की लिमिट नहीं है, 5 की लिमिट है। किस केस में? इन अ फाइनेंशियल ईयर इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, वो भी कब? इशूड बाय अ कंपनी इन विच द पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। मतलब पब्लिक कंपनी, मतलब पब्लिक, अगर प्राइवेट कंपनी ने तुम्हें डिवेंचर इशू किए, उस डिवेंचर के इंटरेस्ट को यहां पे कवर नहीं कर सकते तुम। तुम्हें पब्लिक कंपनी ने डिवेंचर इशू किए, उसने बोला वो कंपनी जो पब्लिकली सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड है, जिसमें पब्लिकली इंटरेस्ट है, दैट इज पब्लिक कंपनी, वो तुम्हें डिवेंचर इशू कर रही है तो लिमिट है 5,000 रुपए की। और फिर आगे देखो, पेड और क्रेडिटेड टू अ रेजिडेंट इंडिविजुअल और एचईएफ। लो, और क्लेश आ गया जी, और क्लेश आ गया। अब और क्लेश क्या आ गया? सुनो क्लेश क्या आ गया। अगर कोई पब्लिक कंपनी इंडिविजुअल एचईएफ को डिवेंचर इशू कर चुकी है और उस पर इंटरेस्ट दे रही है तो 5,000 रुपए तक टीडीएस नहीं है, 5,000 के बाद है। बट अगर वो पब्लिक कंपनी किसी दूसरे को इंटरेस्ट दे रही है इंडिविजुअल एचएफ को छोड़ के, तो कोई लिमिट ही नहीं है, कोई 5,000 रुपए की लिमिट नहीं। और वो कंपनी पब्लिक कंपनी नहीं है, प्राइवेट कंपनी है, वो इंटरेस्ट दे रही है तो भी कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं है।
आप चेक करो, देख इसके बाद क्या लिखा है, नो थ्रेशोल्ड स्पेसिफाइड इन एनी अदर केस। अब सुनो ध्यान से क्या है, इधर देखो ध्यान से, मैंने क्रक्स लिख रखा है, देखो क्रक्स, क्योंकि तुम्हें क्रक्स से समझ में आता है, मैंने साइड में क्रक्स लिख दिया। देखो क्या है, 8% और 7.75% अगर टैक्सेबल बॉन्ड है 10,000 की लिमिट है। पब्लिक कंपनी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दे रही है रेजिडेंट इंडिविजुअल एचईएफ को, तो 5,000 की लिमिट है, बाकी किसी भी केस में कोई लिमिट नहीं है। हर केस में टीडीएस कटेगा, चाहे वो 100 रुपए का इंटरेस्ट क्यों ना हो। जैसे मान लो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, प्राइवेट कंपनी इंटरेस्ट दे रही है 100 रुपए का, टीडीएस काटना पड़ेगा। पब्लिक कंपनी डिवेंचर पे इंटरेस्ट दे रही है दूसरी कंपनी को, टीडीएस कटेगा, क्योंकि इंडिविजुअल एचएफ वाले केस में लिमिट है। पब्लिक कंपनी, सुनो, पब्लिक कंपनी इंडिविजुअल को इंटरेस्ट दे रही है बट वो इंडिविजुअल रेजिडेंट नहीं है, नॉन रेजिडेंट है, टीडीएस कटेगा, क्योंकि एग्जम्पशन सिर्फ रेजिडेंट वाले केस में है, नॉन रेजिडेंट वाले केस में नहीं है। क्या बात में समझ में आ रही है? अब यहां पे मैंने कुछ स्पेशल पॉइंट भी लिखे हैं। नो टीडीएस इफ इंटरेस्ट पेड टू एलआईसी, जीआईसी और अदर इंश्योर। अगर आप एलआईसी, जीआईसी को पेमेंट करते हैं इंटरेस्ट की, तो टीडीएस नहीं काटना। और नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड, ये बॉन्ड ऐसे बॉन्ड है, इसके इंटरेस्ट पे भी टीडीएस नहीं काटना, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात में समझ में आ रही है? क्या बात मेरे समझ में आ रही है? अच्छा, अब सुनो ध्यान से, अब एक सेकंड, अब ध्यान सुनो। पब्लिक कंपनी रेजिडेंट इंडिविजुअल को इंटरेस्ट दे रही है 4,000 रुपए का, कटेगा नहीं कटेगा? बट इंटरेस्ट कैश में दे रही है, कटेगा। उसने लिखा है बाय अकाउंट पे चेक। ये नो इंटरेस्ट दिया जा रहा है, बाय अकाउंट पे चेक दिया जा रहा है। अगर अदर देन अकाउंट पे चेक अगर इंटरेस्ट दिया जा रहा है तो टीडीएस काटना पड़ेगा, कोई 5,000 रुपए की लिमिट यहां पे एप्लीकेबल नहीं होगी। तो आप समझ सकते हो चैप्टर मुश्किल क्यों लगता है। थोड़ा हिंट आपको लग रहा होगा। मैं अगेन बोलूंगा, कोई पॉइंट्स बहुत सारे हैं ना, कहां कहां टीडीएस काटने हैं, वो पॉइंट्स बहुत सारे हैं, वो तुम्हें कहीं भी कंफ्यूज कर सकता है। अब प्रॉब्लम क्या है, बच्चा दो चीज रट के जा रहा है, दो चीज रट के, लिमिट और रेट। वो लिमिट और रेट के अलावा बहुत सारी चीजें ना वो कंफ्यूज कर सकता है। आप समझ रहे हो? तो क्रक्स क्या निकल के आ रहा है, क्रक्स से निकल के आ रहा है, दो तरह के बॉन्ड हैं जहां पे 10,000 रुपए की लिमिट है, 8% और 7.75। पब्लिक कंपनी डिवेंचर पे इंटरेस्ट दे रही है रेजिडेंट इंडिविजुअल एचईएफ को अकाउंट पे ही चेक से, तो 5,000 रुपए की लिमिट है, बाकी किसी भी केस में कोई लिमिट नहीं है। ये बात ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? ये 193। और एक बात और सुनना, अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो एलआईसी, जीआईसी या अदर इंश्योरर को, तो भी टीडीएस नहीं काटना। अरे कोई बताएगा एलआईसी की फुल फॉर्म क्या होती है और जीआईसी की? जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। जो जनरल इंश्योरेंस नहीं होते फैक्ट्री वैक्ट्री के, दुकानों के, ये जनरल इंश्योरेंस होते हैं। तो अगर मान लो अगर आप इनको इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो गवर्नमेंट ने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको टीडीएस नहीं काटना पड़ेगा। ये बात ध्यान दो। और ये बहुत मिनिमम पॉइंट है इस डायग्राम के अंदर। अगर इसका सेक्शन दिखा दूंगा ना तुम्हें, तुम चक्कर खा गिर जाओगे। अभी तो मैं सेक्शन तुम्हें दिखा नहीं रहा, ये ऑलरेडी क्रक्स है, उस क्रक्स का भी तुम्हें क्रक्स बना के दे रहा हूं मैं। ये जो डायग्राम है ना, ये ऑलरेडी क्रक्स है, ऑलरेडी क्रक्स है। इसका सेक्शन अगर आप देखोगे तो सेक्शन में तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये चैप्टर कोई सिलेबस का चैप्टर नहीं है, ये चैप्टर प्रैक्टिकल लाइफ में चलने वाला चैप्टर है। और वहां पे बहुत सारी सर्कुलर आते हैं, बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस आती हैं, तो पॉइंट्स ऐड होते रहते हैं। ये तो उन्होंने इस डायग्राम के अंदर क्या दिया, जो हम नॉर्मली पेपर में पूछ लेते हैं कि हाँ भाई ये तो याद होना ही चाहिए। तो इसमें हम कुछ कट नहीं कर सकते, इसमें ऐड। एक बात बताओ, क्या ये चीजें मैंने इसमें ऐड नहीं की हुई? ये तुम्हें देखो, ये जो मैंने लिखा है, उसके बाद ये जो मैंने लिखा है, क्या तुम्हें ऐड नहीं लग रहा? एडिशन किया मैंने, डिलीशन इसमें कुछ नहीं किया। तो बहुत सारे पॉइंट, मतलब सेक्शन कोई छोटा मोटा सेक्शन नहीं है, सेक्शन बहुत बड़े बड़े सेक्शन है। बट अगर हम इतना भी कर लेते हैं तो भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत है। बट प्रॉब्लम क्या, इतना भी तो नहीं हो पा रहा। ठीक है ना? बट हो जाएगा। अगेन वही बोलूंगा, ब्रेक कर करके पढ़ोगे तो चीजें ऑटोमेटिकली याद होनी स्टार्ट हो जाएंगी। जी हाँ जी।
सब में कटेगा। बॉन्ड, हाँ तो लिमिट है भाई, सिंपल सी बात है, उन दोनों बॉन्ड में तो लिमिट है ही है। पब्लिक कंपनी डिवेंचर दे रही है, उसको 5,000 रुपए की लिमिट है, बाकी किसी केस में लिमिट नहीं है। बस वो बॉन्ड कोई भी इशू कर रहा है उसमें लिमिट है। अगर एग्जैक्ट 10,000 रुपए दिए तो 10,000 तक टीडीएस नहीं है। उसने बोला ना मोर देन, यहां पे मोर देन है, तो अगर 10 तक है तो नो टीडीएस, 10 से ऊपर है तो टीडीएस काटना पड़ेगा। ठीक है जी। और अगर पैन, अच्छा एक बच्चा पूछ रहा है सर अगर पैन कार्ड नहीं दिया, वैसे याद है मैं तुम्हें कल वाली क्लास में एक चीज बताई थी, अगर आप पैन कार्ड सबमिट नहीं करते या गलत जमा करवाते हो तो फिर तुम्हारा टीडीएस हायर रेट से कटता है। ये सारे सेक्शन में ना ऐसा करना। चल मैं तुम्हें बात बोल देता हूं, ये जितने रेट हैं ये तब हैं जब सामने वाले बंदे ने पैन कार्ड दिया है और सही दी है। सुनो, फोटोकॉपी वाले को मैंने रेंट दिया, रेंट पे टीडीएस कटता है, इसने मेरे को पैन कार्ड मांगा, इससे मैंने कहा पैन कार्ड दे दे मेरे को तेरा टीडीएस काटना है। तो इसने कहा ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, अपना पैन कार्ड जो है इसने मेरे को दे दिया, बट इसने पैन कार्ड अपना नहीं दिया, किसी और का दे दिया, गलत पैन कार्ड, इनवैलिड पैन कार्ड। तो गवर्नमेंट ने कहा अब तुम जो डिडक्टिव का टीडीएस काटोगे ना वो नॉर्मल से नहीं काटोगे, हायर रेट से काटोगे। हायर क्या होता है, जितना सेक्शन में दी है 10, जितना फाइनेंस एक्ट में दी है, फाइनेंस एक्ट में भी रेट दिए होते हैं, वो भी नॉर्मली यही होते हैं, या तो वो या 20% विच एवरेज हायर। तो मैक्सिमम नॉर्मली हर केस में कितना बनेगा 20, बट जहां पे सेक्शन में रेट 30% है तो वहां हायर कितना बनेगा 30। नॉर्मली हर केस में 20% बन जाता है और बाकी सब केस में जहां भी 30% होगा वहां 30 बन जाता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि पैन कार्ड देना बस जरूरी होता है, अगर आप पैन कार्ड नहीं देते तो टीडीएस उस रेट से कटता है, हायर रेट से कटता है। ठीक है, ये देखो ये आपका 193 है जी। अब उसके बाद आओ 194 देखो जी, 194 है डिविडेंड वाला, 194 है डिविडेंड वाला। एक बात मेरे को बताओ, कंपनी के अगर मैंने शेयर खरीद रखे हैं तो कंपनी बदले में मुझे क्या देती है, डिविडेंड। अब कंपनी डिविडेंड पर टीडीएस काटेगी, ये बात उसकी हो रही है। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, कह रहे हैं अपना डिविडेंड इंक्लूड डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, चाहे डिविडेंड कोई भी हो। अच्छा फिर टीडीएस कौन काटेगा, प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ ए डोमेस्टिक कंपनी और ए कंपनी विच हैज मेड प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट और द डिक्लेरेशन एंड पेमेंट और डिविडेंड विद इन इंडिया। मतलब एक तरह से डोमेस्टिक कंपनी की वो डेफिनेशन में आ रही है। अगर डोमेस्टिक कंपनी अपने रेजिडेंट शेयर होल्डर को डिविडेंड बांट रही है तो ये कंपनी टीडीएस काटेगी। किस रेट से काटेगी देखो जी, पहले वैल्यू देख लो। वैल्यू कह रहे हैं एग्रीगेट और एग्रीगेट अमाउंट मोर देन 5,000 इन ए फाइनेंशियल ईयर इन केस डिविडेंड पेड और क्रेडिटेड टू एन इंडिविजुअल शेयर होल्डर बाय एनी मोड अदर देन कैश। बाय एनी मोड अदर देन, अगर डिविडेंड तुम कैश में दे रहे हो तो स्टार्टिंग से कटेगा। अगर डिविडेंड तुम कैश में दे रहे हो तो स्टार्टिंग से कटेगा। और अगर डिविडेंड जो है तुम कैश में नहीं दे रहे, अदर देन कैश में दे रहे हो, जैसे ऑनलाइन पे कर रहे हो, अकाउंट पे चेक से पे कर रहे हो, तो गवर्नमेंट ने कहा 5,000 रुपए की लिमिट एप्लीकेबल है, बस ये ध्यान दीजिए। और वो भी मैं दोबारा बोलूंगा, यहां पर उसने क्या बोला है, उसने बोला पेड और क्रेडिटेड टू एन इंडिविजुअल शेयर होल्डर। मतलब अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर ले रखे हैं और वो दूसरी कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो फिर वहां पे कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। 5,000 रुपए की लिमिट तब है अगर वो रेजिडेंट इंडिविजुअल शेयर होल्डर है। अच्छा एक बात मेरे को बताना, क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर ले सकती है? बिल्कुल ले सकती है। आज बहुत छोटी छोटी कंपनी है जो टाटा के अंदर इन्वेस्टमेंट करके बैठी हैं, और बहुत कंपनी ऐसी है जो दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके बैठी हैं, तो उनको भी तो डिविडेंड मिलता होगा ना। तो जब उनको डिविडेंड मिलेगा तो टीडीएस स्टार्टिंग से कटेगा, वहां पे कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि लिमिट तब है जब सामने वाला शेयर होल्डर जो है वो इंडिविजुअल हो। बिल्कुल ले लेती है। और एक बात बताना, आज सुनो, आज इतनी सारी छोटी छोटी कंपनी है, वो आज बड़ी बड़ी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके चलती हैं? नहीं 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 नहीं,
ये आई थिंक आपने सिक्योरिटी लॉ के अंदर या थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि शेयर्स तो कोई भी ले सकता है ना। शेयर्स के लिए कोई इंडिविजुअल होना जरूरी नहीं है, शेयर तो कोई भी होल्ड कर ले, एक कंपनी दूसरी कंपनी के होल्ड कर ले, पार्टनरशिप हम होल्ड कर सकती है। भाई कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी को पैसा इंडिविजुअल से नहीं, कंपनी को पैसा चाहिए। कोई भी लेकर आए पैसा, हमें क्या दिक्कत है? जो पैसा हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा हम उसको अपनी कंपनी का डिविडेंड दे देंगे जी। तो मे बी वो इंडिविजुअल हो, मे बी वो कंपनी हो जी, ठीक है जी। तो यहां पे ध्यान रखना। अच्छा देखो, नो टीडीएस इफ डिविडेंड टू एलआईसी, जीआईसी और अदर इंश्योरेंस। अगेन अगर डिविडेंड इनको दोगे तो उस केस में टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस ये पर ध्यान दो जी। मेरे को सारे बच्चे बताओ, सिंपल सी बात बताओ, मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं। एक कंपनी एक इंडिविजुअल को डिविडेंड दे रही है 4,000 रुपए कैश में, क्या टीडीएस कटेगा नहीं कटेगा? अच्छा अगर एक कंपनी इंडिविजुअल को डिविडेंड दे रही है 2,000 रुपए का अकाउंट पे चेक से, नहीं कटेगा जी, नहीं कटेगा। एक कंपनी को डिविडेंड दे रही है 3,000 रुपए का, कटेगा जी। एक कंपनी एक इंडिविजुअल को डिविडेंड दे रही है 4,000 रुपए का, बट वो इंडिविजुअल इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, कटेगा, क्योंकि लिमिट किस केस में है? रेजिडेंट। बट देखो ये अभी तुम्हें याद आ रहा है, कल पूछूंगा, कल तुम्हें कुछ याद नहीं होगा, क्योंकि तारा ताजा है ना अभी। अभी तुम भूल जाओगे फिर तो दिक्कत वाली बात है ना, कल तुम भूल जाओगे, कल तुम, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ह्यूमन, मैं भी भूल जाता हूं। अब अगर कोई मेरी वाइफ फिर से पूछ ले एक बार बताना 194 डीए में क्या था, भाई मुझे थोड़ा पता है, देखना पड़ेगा ना एक बार। और मैं भी क्या यार, सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं टाइम लेते क्या? सुप्रीम कोर्ट के जजेस इतने साल का एक्सपीरियंस, वो भी बेयर लोग खोल के चेक करते हैं, उनको भी थोड़ा प्रोविजन याद होते हैं। क्यों? वो कहते हैं हम जजमेंट कल पास करेंगे, परसों पास करेंगे, पढ़ेंगे केस को, उनको भी टाइम चाहिए ना। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है कि हाय मेरी को भाई साहब गुडविल पे क्वेश्चन मार्क रेज हो गया, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो कोई भी सारे क्रैम ही नहीं कर सकता। ये तो डेली बेस पे जो जो पढ़ता जाता है वो चीजें याद होती रहती हैं, ठीक है। तो ये आपकी कमी नहीं है, ये सबकी कमी है। इसको ये मत मानना कि हाय याद कैसे होंगे, हम भी ब्रेक कर करके पढ़ते हैं तो चीजें याद होती हैं, तो भूल जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसके अंदर। तो ऐसे यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे 5,000 तक गवर्नमेंट ने बोला टीडीएस नहीं कटेगा, 5,000 के बाद जो है वो टीडीएस कट जाए। उसके बाद देखो ये अब डिविडेंड वाला लो आ गया, अब आ गया 194A। अब सुनो ध्यान से, 194A प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ डोमेस्टिक कंपनी का मतलब है कि पीओ होता है कंपनी का, जो ये डिविडेंड का काम संभालता है, जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब कंपनी तो एक आर्टिफिशियल है ना, कंपनी थोड़ा काटेगी, कंपनी का बिहाफ पे तो कोई बंदा काटेगा, तो वो कौन काटेगा? वो पीओ काटेगा, जिसका डिपार्टमेंट डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूशन का है। और डोमेस्टिक कंपनी की बात हो रही है, फॉरेन कंपनी यहाँ पे कवर नहीं है, क्योंकि हम टीडीएस का लो भी डोमेस्टिक कंपनी के लिए पढ़ रहे हैं, हमें पढ़ना ही डोमेस्टिक कंपनी का है, ठीक है ना। फॉरेन कंपनी वाले केस में हमारा कोई मुद्दा नहीं है जी। चलो सर आपको तो याद होनी चाहिए ना, नहीं है मेरे को याद, नालायक, नहीं है तो नहीं है। इधर सुनो ध्यान से, अब अगले पर आओ, 194A पर आओ, 194A पर आओ। अब सुनो ध्यान से, 194A क्या है? 194A है, ध्यान से पढ़ना क्या है। 194A है, कह रहा है इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। भाई साहब पै गया स्यापा। अच्छा अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का मतलब जो सिक्योरिटी नहीं है उसके अलावा इंटरेस्ट, मतलब लोन, यहां पे लोन आ रहे हैं, डिपॉजिट्स आ रहे हैं, ये उसके इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, कि जो लोन है डिपॉजिट्स हैं उसके इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, कि भाई साहब उस पे इंटरेस्ट। मैंने कहा था ना वहां पे क्या कवर था? सिक्योरिटी का इंटरेस्ट। अदर देन सिक्योरिटी का इंटरेस्ट यहां पे कवर है, अदर देन सिक्योरिटी वाला इंटरेस्ट जो है वो यहां पे कवर है। तो यहां पे लोन का इंटरेस्ट आ गया, एफडी का इंटरेस्ट आ गया जी, ठीक है। बॉन्ड्स वहां पे आ चुके हैं, बॉन्ड सिक्योरिटी में आ गया ना यहाँ पे उसके। अब देखो क्या कह रहा है वो, अब यहां पे थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएटिंग सेक्शन है। टीडीएस पहले देखते हैं, टीडीएस कौन काटेगा, टीडीएस कौन काटेगा। अब यहां पे देखो कह रहा है एनी पर्सन जो इंटरेस्ट देगा वो टीडीएस काटेगा, जो इंटरेस्ट देगा वो टीडीएस काटेगा, एनी पर्सन। बट उसने बोला अदर देन एन इंडिविजुअल और एचयूएफ हुज टोटल सेल ग्रोस रसीट और टर्नओवर अप टू 1 करोड़, इन केस ऑफ बिजनेस अप टू 50 लाख,
इन केस ऑफ प्रोफेशन ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सुनना, ये बहुत कमाल की बात उसने बोली है, बहुत कमाल की बात। अच्छा, आपको पता है, आज मैं आपका एग्जांपल देता हूं। हर आदमी बैंकों के पास नहीं जा पाता एफडी वेफडी करवाने। तो कई लोग क्या करते हैं, अपने जान पहचान वालों के पास पैसा रख देते हैं। जैसे मैंने बोला, मान लो अरुण को, मैंने बोला खुशबू को, मैंने बोला प्रखर को, मैंने बोला, नहीं नहीं, नाम क्या आपका? नाम आपका? नाम नहीं, निशा नहीं बताया, निशा के साथ वाले ने निशा का नाम बता दिया। तो निशा, प्रखर और अरुण और खुशबू और बाकी सब बच्चे, अब मैं वन बाय वन नाम नहीं पूछने वाला, बट मान लो अब सब आपको मैंने बोला, अगर आप बैंक में नहीं जा पा रहे ना, आप मेरे पास पैसा रखवा दिया करो। मेरे को पैसों की जरूरत पड़ती रहती है, मैं तुम्हें इंटरेस्ट दे दिया करूंगा। तो आपने कहा ठीक है, आपने कहा ये काम कब होगा? जब आपका मेरे पर विश्वास होगा। बट सिंपल सी बात है सर, ये विश्वास भी टूट जाता है। आपने कई बार देखा होगा, लोग कमेटियां डालते हैं और वो बंदे भाग जाते हैं। तो ये फ्रॉड भी हुए हैं। वो था ना लक्ष्मी चिट फंड, वो एक मूवी भी आती है, 10 दिन में पैसा डबल, वो भाग गई। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है। बट फिर भी कमेटियां आज भी डलती हैं। ऐसा ना कमेटियां डल रही हैं, आपकी मम्मियां डालती होंगी कमेटियां आज भी। तो ऐसा नहीं है काम बंद हो गए। तो फिर अच्छा, आंटियां क्या बोलती हैं वो, अरे हर इंसान एक जैसा थोड़ा होता है, ठीक है, ऐसा उनके मुंह से क्या निकलेगा, हम वैसे थोड़ा हैं। अरे फिर वही कांड कर देंगे, फिर दूसरी आंटी क्या बोलेगी, हम वैसे थोड़ा हैं। तो हर इंसान वही बोलता कि हम ऐसे थोड़ा हैं, जिसने जो कर दिया हम वैसे तो नहीं है। तो अब मैंने कहा ऐसा करो, आप यहाँ पे ना पैसे जमा करवा दो, मैं तुम्हें इंटरेस्ट दूंगा। अब सारे बच्चे कान खोल कर सुनना, मैं, आपने एफडी दी, मतलब आपने डिपॉजिट किया, मैं तुम्हें उस पर इंटरेस्ट दे रहा हूं। अब अगर मैं तुम्हें उस पर इंटरेस्ट दे रहा हूं, मैं कंपनी हूं, बैंक हूं या इंडिविजुअल हूं? इंडिविजुअल हूं। अब अगर मान लो मैं इंडिविजुअल हूं, तो मुद्दा ये निकल कह रहा है कि अगर मैं इंडिविजुअल हूं तो मैं टीडीएस कब काटूंगा? मैं तब काटूंगा अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरी पिछले साल की टर्नओवर 1 करोड़ तक होनी चाहिए, सॉरी 1 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। क्योंकि अगर 1 करोड़ तक है तो मैं टीडीएस नहीं काट सकता। और अगर मैं प्रोफेशन कर रहा हूं, मेरी टर्नओवर 50 लाख तक है तो नहीं काट सकता। उसने देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, कह रहा हर बंदा काटेगा टीडीएस, बट इनको छोड़ के जिनकी टर्नओवर यहां तक है वो नहीं काटेंगे। नहीं, वो उसने सुनो, उसने क्या लिखा है, अदर देन, मतलब हर बंदा काटेगा, अदर देन किसको छोड़ के? यहां पे लेस देन और इक्वल टू है ना, ये साइन किसका है? लेस देन। तो मतलब आपकी टर्नओवर अगर 1 करोड़ से ज्यादा होगी तब आप यहां पे काट सकते हैं। आप प्रोफेशन कर रहे हो, आपकी टर्नओवर अगर 50 लाख से ऊपर होगी तो आप टीडीएस काट सकते हो। मतलब अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ तक है या 50 लाख तक है तो आप टीडीएस नहीं काट सकते। बट कब? अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ, आप कंपनी हो, बैंकिंग, बैंक तो सारे कंपनी होते हैं, आप एनबीएफसी हो, आप टीडीएस काट लो, आप में कोई लिमिट नहीं है। ये लिमिट ओनली फॉर द इंडिविजुअल एचयूएफ है, बस ये पर ध्यान दो। अब देखो री, कब टीडीएस काटना है? कह रहा है अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट मोर देन 40,000 इन ए फाइनेंशियल ईयर इन केस ऑफ इंटरेस्ट क्रेडिट और पेड बाय। अब ये इंटरेस्ट कौन दे रहा है? बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज जो बैंकिंग के बिजनेस में है, जो फिर पोस्ट ऑफिस ऑफ एनी डिपॉजिट अंडर ए नोटिफाइड स्कीम। कह रहा है इन ऑल द अबव केसेस इफ पे इज ए रेजिडेंट सीनियर सिटीजन, तो लिमिट 50,000 रुपए की है। मतलब क्या है? मतलब ये निकल के आ रहा है, सर आप लाइव क्लास ले रहे हो या ऑनलाइन है? मतलब फेस टू फेस भी क्लास चल रही है, फेस टू फेस और लाइव हो रही है। सुनो, हेलो भाई साहब सुनो, गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, अगर पेमेंट करने वाले ये लोग हैं, अगर पेमेंट करने वाले ये लोग हैं तो 40,000 रुपए की नॉर्मल लिमिट है, 50,000 रुपए की लिमिट है सीनियर सिटीजन वाले के। सर इसके अलावा कोई पेमेंट कर रहा है तो फिर उसने बोला 5,000 रुपए की लिमिट एप्लीकेबल है। कितनी लिमिट है? 5,000 रुपए की लिमिट एप्लीकेबल। 5,000 तक नो टीडीएस और 5,000 के बाद टीडीएस कटेगा। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अच्छा अभी गेम खत्म नहीं हुई, अभी गेम खत्म नहीं, अब यहां पे आओ जी। नो टीडीएस, टीडीएस नहीं कटेगा।
इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं कटेगा, तो किस पे कटेगा फिर? एफडी। किस पे कटेगा? तुम्हारा सेविंग में अकाउंट है, उस पे इंटरेस्ट मिल रहा है, नो टीडीएस, टीडीएस नहीं कटेगा। फिर इंटरेस्ट बाय फर्म टू पार्टनर, तुम सब जानते हो फर्म टू पार्टनर तो पीजीपी के अंदर जाता है, इसमें नहीं आएगा, इसमें एफडी का इंटरेस्ट ही आएगा जी। निरंजन जो कह रहा है, निरंजन इसमें एफडी का इंटरेस्ट आएगा, सेविंग का तो इंटरेस्ट ही नहीं आएगा जी। हाँ बिल्कुल जी, वो आएगा जी, वो डिपॉजिट आएगा बिल्कुल, आईटी के अंदर आएगा। उसके बाद देखो, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, आपको पता है इनकम टैक्स का रिफंड आता है तो लेट आता है तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है, उस इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट है वो यहां पे आ जाएगा, तो वो यहां पे नहीं आएगा। उसके बाद इंटरेस्ट टू बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, एलआईसी, मतलब कमाल की बात देखो, मतलब क्या है, अगर बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहे हैं तो टीडीएस कटेगा, हम बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हैं टीडीएस नहीं कटेगा। मान लो बैंक ने फंडिंग उठाई, बैंक ने फंडिंग उठाई तो बैंक ने पैसा लिया, बैंक क्या पे करेगा? इंटरेस्ट पे करेगा। बैंक हमें क्या करना है? बैंक टीडीएस काटेगा क्योंकि बैंक पैसा दे रहा है। अच्छा, फिर दूसरा केस क्या निकल के आ रहा है? हम बैंक को पेमेंट कर रहे हैं। अच्छा, हम बैंक को कब पेमेंट करेंगे बताओ? हम बैंक को कब पे कर रहे हैं जी? तो ऑब्वियस बात है उस केस में गवर्नमेंट कह रही है अगर तुम इनको पेमेंट करोगे तो तुम्हें टीडीएस नहीं काटना, ये तुम्हें पेमेंट करेंगे तो टीडीएस काटना है, बस ये पर ध्यान दो। जीरो कूपन बॉन्ड हमने कैपिटल गेन के अंदर भी डिस्कस किए थे कि ऐसे बॉन्ड जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो होता है, सारा पैसा उनकी मैच्योरिटी पर मिलता है, ये जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं। अच्छा, यहां पे देखो, अब ये लोग भी यहां से बाहर हैं, वैसे इन पे भी टीडीएस नहीं कटेगा। बैंकिंग, वही अगर वही मैंने आपको बता दिया, बैंकिंग, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, एलआईसी, अगर आप इनको पेमेंट कर रहे हो तो यूटीआई, अगर आप इनको पेमेंट कर रहे हो तो टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब सुनो, क्वेश्चन के लिए क्या ध्यान देना तुम्हें, एक तो 40 और 50,000 रुपए की लिमिट ध्यान देना, नॉर्मल वाले केस में 40, सीनियर वाले केस में 50। और दूसरा ये ध्यान देना है कि इंडिविजुअल एचईएफ तब टीडीएस काटेंगे अगर उनकी टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख से ज्यादा है, नहीं तो वो टीडीएस नहीं काटेंगे। और तीसरा, अगर तुम इनको पेमेंट कर रहे हो, ये वाला, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर इनको पेमेंट कर रहे हो तो तुम्हें टीडीएस नहीं काटना, बस ये पर ध्यान दो। क्या पॉइंट क्लियर है? अब मैं तुम्हें ना एक चीज दिखाना चाहता हूं, बुक तो आपके पास होगी नहीं, तो बुक आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे पास तो है ना। तो मैं आपको एक पॉइंट दिखाना चाहता हूं, बातचीत नहीं करने को कहा मैंने, बातचीत नहीं करनी। इल्बा, ये देखवा, हैं क्या चीज? एक मिनट रुको ना, मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूं, पहले 2 मिनट रुक जाओ। एक तो ये वाला पॉइंट देख लो पहले, ये देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना। मिस्टर एम्प्लॉयर है, ग्रोस सैलरी इंक्लूडिंग अलाउंस एंड मॉनिटरी परक्यूजिट 7,30,000 टू हिज जनरल मैनेजर, बिसाइड द एम्प्लॉयर प्रोवाइड नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट टू हिम हुज वैल्यू टू एस्टिमेट 1,20,000। द जनरल मैनेजर इज एक्सिक्यूटिंग द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट द डिफॉल्ट, मतलब नॉर्मल स्कीम वो ले रहा है, तो उसने आपसे पूछ लिया कि टैक्स इंप्लीकेशन क्या होंगे। अब यहाँ पे टीडीएस काटना पड़ेगा। अब बताओ, सैलरी 7,30, 1,20 परक्यूजिट 8,50, 50,000 की डिडक्शन मिलेगी, 8 लाख, 8 लाख पे टैक्स बनेगा। आप चेक करोगे तो 75,400, तो 75,400 रुपए आपका मेरे ख्याल से टैक्स बनेगा। देखना एक बार 8 लाख पे कितना बनेगा,
नॉर्मल स्कीम। तो 8 लाख, 5 लाख से ऊपर कितने हैं? 3 लाख। 3 लाख का 20% प्लस में 12,500, 72,500 प्लस में 4%, कोई 75,400 बनेगा। 75,400 बनेगा ना, तो 75,400 यहां पर बनेगा जी। तो अगर मैं डिवाइड बाय 12 कर दूंगा तो 6283 रुपए का एवरेज यहां पे टीडीएस कटेगा जी। ये इसने एवरेज रेट निकाल दिया, एवरेज रेट। जैसे इसने रेट निकाल दिया, हमने अमाउंट निकाल दिया। एवरेज रेट कैसे निकाला? 75,400 डिवाइड बाय 8 लाख, तो 9.425 आएगा जी। भाई एक बात मेरे को बताओ ना नालायकों, 75,400 टैक्स आ रहा है कितनी इनकम पे? 8 लाख पे। तो एवरेज रेट निकाल दो, 9.425 ही तो आएगा। नहीं निकालना आ रहा क्या? आ गया ना? कौन सी? इतना मैंने टीडीएस काट लिया, अब जो मेरा टीडीएस कट गया वो तो माइनस हो जाएगा, बैलेंस मेरे को देना पड़ेगा। रिबेट कहां से मिलेगी इसमें? 8 लाख की इनकम में रिबेट कौन सी मिलती है? रिबेट तो 5 लाख तक मिलती है ना, तो ये 8 लाख की इनकम में तो कौन सी रिबेट मिलेगी? फिर वो आगे कह रहा है मिस्टर ए कैन डिडक्ट, देखो क्या लिखा है, मिस्टर ए कैन डिडक्ट 75,400 एट सोर्स फ्रॉम सैलरी एट द जनरल मैनेजर एट द टाइम ऑफ पेमेंट। अब यहां पे ऑल्टरनेटिवली, अब ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है, क्वेश्चन खत्म, अब कुछ और बोल रहा है, कह रहा है ऑल्टरनेटिवली। ऑल्टरनेट क्या हो सकता है? मिस्टर ए कैन पे टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट एज अंडर। इसका मतलब क्या है? अब याद करो मैंने कहा था कई बार एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के परक्यूजिट पे टैक्स पे कर देता है। अब जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के परक्यूजिट पे टैक्स पे कर रहा है तो ऑब्वियस ही बात है उस पे टैक्स तो एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो उसको मतलब टीडीएस नहीं कटेगा उसका, क्योंकि उस पे तो टैक्स मैं पे कर रहा हूं। तो उसने वही क्या बोला, टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट 1,20,000 पे है, उसका 9.425 कितना बन गया? 11,310 रुपए। तो बैलेंस जो है इतना बचा, इतना टीडीएस कटेगा। फिर नहीं समझ में आया? इसका एक बात बताओ, तुम्हारा 8 लाख कैसे आया था? ये कहां पे, सॉरी 8 लाख कैसे आया था भाई? 730 प्लस में 120 माइनस 50। अब वो कह रहा है 120 पे तो मैं टैक्स पे करूंगा, 120 पे तेरा मैं टैक्स पे कर दूंगा, तेरे को पे नहीं करना। तो उसने अल्टीमेटली फिर किस पे करना? अगर 8 लाख में से, तो फिर यहां पे करेगा किस पे? 120 निकाल दो, तो 120 का एवरेज परसेंट कितना है? 9.425, तो आएगा 11,300। ये टैक्स पे करेगा एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर पे करेगा। उसका टीडीएस कितना था? यहां पे टीडीएस था 75,400, तो 75,400 में से इतना माइनस कर दोगे तो बाकी टीडीएस कितना कटेगा? इतना कटेगा। हाँ ये 6% ना, एम्प्लॉय के उसमें ऐड नहीं होगा जी, ये एम्प्लॉय के हाथ में एग्जम्प्ट है। हाँ ये ऑब्वियस सी बात है, इतना उसका हर महीने टैक्स, मतलब इसको डिवाइड बाय 12 कर दूंगा, इतना हर महीने उसकी सैलरी में से टीडीएस कटता रहेगा जी। मतलब जितना भी आएगा ये पूरे साल का आ गया ना, ये पूरे साल का आ गया जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अब सुनो, मैं तुम्हें क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं जो तुम्हें घर से करके आना है। क्वेश्चन 2 प्रैक्टिस मैनुअल का है और तुम्हारे क्वेश्चन बुक के अंदर भी है। ये आपका होमवर्क है, 194 ए का है जो भी हमने किया है अभी। पेज नंबर है 6.2 जी। क्वेश्चन नंबर 2 आपने होमवर्क करके आना है जी। ठीक है जी, तो हम कल करेंगे और कल हम इसके आगे चलेंगे जी। एक काम करना, थोड़ा सा अगर टाइम मिले फटाफट से आगे रीडिंग ले लेना एक बार जी। अगर टाइम मिले, वैसे मिलेगा नहीं आपको, बहुत बिजी चल रहे हैं आप थोड़े लोग, बट अगर मिले तो एक बार देख लें। ठीक है, चलो ओके री, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। आज अभी है।